नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा दीक्षा पर। दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। न्यूक्लियर फिजन में तो भारत ने पूरे देश भर में 24 से भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑलरेडी एस्टेब्लिश भी कर लिया है। लेकिन अब दोस्तों बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें भारत के द्वारा हमारा जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा जो टोकामैक रिएक्टर है उसको फाइनली तैयार कर लिया है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई जा रही है कि उसमें जो हमने टेम्परेचर अचीव किया है वो सूर्य के कोर के टेम्परेचर का 20 गुना है। दोस्तों यह खबर आज से जस्ट 2 दिन पहले ही सामने आई है। एंड ये वाली जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन जाता है इंडिया की न्यूक्लियर फ्यूजन की जर्नी में। एंड नंबर 2, यह वाला जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे अचीव किया है ये दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं जो कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे थे, किसी ने भी इतने ज्यादा टेम्परेचर को अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में यहाँ पर अचीव नहीं किया है। तो यह भारत के द्वारा जो टेम्परेचर अचीव किया गया है वह पूरी दुनिया का हाईएस्ट है, जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर अचीव किया गया है। एंड नंबर 3 दोस्तों, इस अचीवमेंट के साथ इंडिया एक एलीट लिस्ट में भी एंट्री कर जाता है। बिकॉज अगर मैं करंटली बात करूं तो दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि आर्टिफिशियल सन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है यूके जो कि अपने जेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को तैयार कर चुका है। उसके बाद साउथ कोरिया है जिसने अपने आर्टिफिशियल सन को तैयार किया है जिसका नाम के स्टार है। उसके बाद चाइना है जिसने अपने आर्टिफिशियल सन को तैयार किया है जिसका नाम EAST है। उसके बाद हमें USA और रशिया देखने को मिलते हैं जो कि अपने अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब इंडिया भी इस लिस्ट में एंटर कर चुका है और साथ में हमने जो यहाँ पे टेम्परेचर अचीव किया है वो भी दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है जो कि हमने इस आर्टिफिशियल सन के माध्यम से अचीव किया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार हमें क्या देखने को मिला है, समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है फिजन और फ्यूजन के बीच में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में एनर्जी जनरेट करने के कुल 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फिजन का और दूसरा तरीका होता है फ्यूजन का। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो एक बड़े एटम को आप 2 छोटे छोटे एटम्स में जनरेट करते हैं जिसके माध्यम से आप यहां पर एनर्जी को जनरेट करते हैं। लेकिन फ्यूजन में आप 2 छोटे छोटे एटम्स को आपस में फ्यूज करते हैं और एक बड़ा एटम क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से आप यहां पे एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यह जो फिजन का प्रोसेस है यह हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो यह फ्यूजन का प्रोसेस है ये दोस्तों हमें सूर्य के अंदर देखने को मिलता है। फ्यूजन के प्रोसेस से सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में यहाँ पे एनर्जी को जनरेट करता है। अगर मैं फिजन की बात करूं तो वहां पर तो भारत ने पहले ही बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर ली है। लेकिन अब बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, बिकॉज वहां पर भी दोस्तों इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। बिकॉज हमारा जो SST-1 टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है वहां पर हमने जो प्लाज्मा टेम्परेचर अचीव किया है बताया जा रहा है कि वह सूर्य के कोर से 20 गुना गर्म है। सबसे पहले ये वाला जो SST-1 टोकामैक है इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक 1 और ये वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव किया है। अब ये टोकामैक क्या होता है तो देखिए, जो भी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं वो इस तरह की शेप में आपको देखने को मिलते हैं। ये डोनट टाइप शेप होती है जिसके अंदर आप बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स के माध्यम से प्लाज्मा को कंटेन करते हैं और उसके माध्यम से आप यहाँ पर एक्सेसिव हीट को जनरेट करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम इतने हाई लेवल के टेम्परेचर्स को यहाँ पर अचीव कर सकें। अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बताया गया है कि इंडिया का यह वाला जो टोकामैक न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर हमने लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर रजिस्टर किया है। अब अगर आप इसकी तुलना सन की कोर के साथ करने जाएं तो सन में आपको मालूम होगा कि हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर की, उसके बाद हमें लेयर देखने को मिलती है कन्वेक्टिव जोन की, फिर रेडिएटिव जोन की और सन का जो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है वह है उसका कोर, जहां पर हमें टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता। अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो हमने उसके कंपैरिजन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस को अचीव किया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मीडिया के द्वारा इसको 20 गुना क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप सिंपल मैथ्स लगाएं तो ये लगभग 14 से 15 गुना के आसपास का हमने अचीव किया है, लेकिन मीडिया इसको 20 गुना कह रही है। खैर,
हमारा जो टेम्परेचर हमने अचीव किया है दैट इज 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब इस चीज के मायने क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों, इंडिया ने अब एक बहुत ही एलीट लिस्ट को ज्वाइन किया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दुनिया में कुछ मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि इस तरह के रिएक्टर्स पे काम कर रहे थे, जिन्होंने इस तरह के रिएक्टर्स को तैयार किया है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो चाइना ने अपना जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमैक, जिसको वो ये एसटी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहते हैं, और अगर आप उसके साथ तुलना भी करने जाएं तो हमारा जो प्लाज्मा का टेम्परेचर जो इंडिया ने अचीव किया है वह 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर जो चाइना ने प्लाज्मा टेम्परेचर अचीव किया है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर आप देखिए कि केवल पूरी दुनिया में हमें 6 ही सुपर कंडक्टिंग टोकमैक रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अब इंडिया भी दोस्तों एक टोकमैक रिएक्टर के साथ इस लिस्ट में एंट्री कर चुका है। और अगर आप कंपेयर भी करने जाएं तो साउथ कोरिया का जो जाना माना टोकामैक है, जिसको कि केस्टार कहा जाता है, उसकी भी जो टोटल प्लाज्मा टेम्परेचर है वह 100 मिलियन डिग्री है। यूके वाले को देख लीजिए, वहां पर 150 मिलियन डिग्री टच किया है। अगर आप यूएस वाला टोकामैक देखेंगे तो वहां पर भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ही टच किया है। तो अगर आप केवल टेम्परेचर के माध्यम पर कंपैरिजन करने जाएं तो हाँ, इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। लेकिन आपको वैसे बता दूं कि इसमें केवल टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखता। इसमें यह मायने रखता है कि आपने इस टेम्परेचर को कितनी देर के लिए मेंटेन किया है। तो उस चीज को लेकर अभी इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा किसी प्रकार का भी स्पेसिफिकेशन सामने पेश नहीं किया गया है। वो भी जब आएगा उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये वाला जो हमने यहाँ पर अचीवमेंट किया है, ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा माइलस्टोन भारत के लिए बन चुका है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करने को एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पहल क्यों माना जाता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो फिजन की तुलना में आपको बहुत ही कम मात्रा में फ्यूल चाहिए होता है। दूसरी बात, इसमें जो फ्यूल लगता है वो केवल ड्यूटेरियम लगता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जो कि नेचर में बहुतायत मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन वहीं पर अगर मैं फिजन की बात करूं तो वहां पर जो फ्यूल है वो यूरेनियम प्लूटोनियम लगते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एक बार एनर्जी जनरेट करने लग जाते हैं तो आप लिमिटलेस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी को जनरेट करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद ये जो रिएक्टर्स होते हैं, ये किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट नहीं करते और इसमें एक्सीडेंट्स देखने की भी जो संभावना है वो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देखते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन फ्यूजन में अगर आपका जो रिएक्टर है वो किसी भी कारण से अगर वो काम करना बंद करता है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बंद हो जाती है और आपका रिएक्टर में किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो रिएक्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। एंड लास्टली, अगर आप इसको कंपेयर करें तो फ्यूजन के केस में 1 किलोग्राम से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वह 1 किलोग्राम कोल ऑयल और गैस से 10 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यहाँ पर पोटेंशियली बन सकता है। आपकी दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट को लेके क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। Thank you so much for listening. Stay tuned and don't forget to subscribe and tap the bell icon.